नमस्कार फ्रेंड्स, डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या है, उसके सिलेबस क्या है और इस सिलेबस के अंतर्गत जो है हम लोगों को किन किन चीज़ों को जानना है, थ्योरेटिकल क्या है उनका, प्रैक्टिकल हम लोगों को किन किन चीज़ों का करना है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है हमने पिछले क्लास में कर लिया था। अब जो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की क्या भूमिका होती है। मीन्स कि जब आप लोगों की जॉब लग जाती है तो उस सेक्टर में जा कर के जहाँ पे आप लोगों को जॉब लगी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, थोड़ा सा दोनों सेक्टर में डिफरेंट होता है कि अगर एक HSI प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादातर तो सिमिलरिटी ही होती है, लेकिन कुछ कुछ जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं बाकी गवर्नमेंट की तुलना में, क्योंकि गवर्नमेंट जो में जो है कुछ ज़्यादा ही कार्य इसमें करने पड़ते हैं और ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी जाती है। तो आज जो है वही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की क्या भूमिका होती है उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका कार्य होता है, यानी कि आपकी जब जॉब लग जाती है किसी उस सेक्टर में आप चले जाते हो तो वहाँ पे जो है सबसे पहला कार्य आप लोगों को करना होता है वो होता है हाइजीन ट्रीटमेंट। हाइजीन ट्रीटमेंट यानी इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं स्वच्छता उपचार। अब ये क्या होता है तो इसका मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जब आप फॉर एग्जांपल आपकी जॉब किसी हॉस्पिटल में लग गई है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है। तो उस हॉस्पिटल में जितने भी बाहर से लोग आते हैं, कई जो मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि कई बीमारियों लेकर आते होंगे, कई बीमारियों से पीड़ित लोग होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वस्थ होते हैं। अब क्या होता है कि जब अस्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। तो जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि वहाँ का वातावरण जो है हम लोग इस तरीके से बनाएं कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या किसी भी प्रकार का डिजीज़ हो वो एक दूसरे में ना फैले। तो इसका ध्यान जो है हम लोगों को रखना पड़ता है, यानी कि हम लोगों का हाइजीन ट्रीटमेंट यानी स्वच्छता उपचार करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग विभिन्न अलग अलग कलर के डस्टबिन रखते हैं जिसमें जो है अलग अलग, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उनके ऑर्गन्स निकाले गए हो तो उन ऑर्गन्स को एक अलग कलर कोड के डस्टबिन में रखते हैं। जो सुइयां हम लोग देते हैं उस सुइयों को जो है इधर उधर ना फेंक करके अलग डस्टबिन में रखते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमें वहाँ पे क्या करना होता है, अपनी मैनेजमेंट करनी होती है। यानी कि हाइजीन ट्रीटमेंट सीधी सी बात है, इसका हिंदी भी मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, स्वच्छता उपचार। ओके, ये हो गया क्लियर। सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है सैनिटाइजेशन, जो अभी हम लोगों को बहुत ही सुनने में आता है जब से कोविड के सिचुएशन में कोविड का सिचुएशन आया है। इसमें जो है हम लोग बहुत ऐसी बातें जानेंगे जो कि लोगों को ने क्या बोल रखा है कि ये सारे वर्ड्स जो है हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था, लेकिन इस बार जो है कोविड के सिचुएशन में हम लोगों ने सुना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है या जो बेसिक हेल्थ में भी काम करता हो तो उसको ये सारे वर्ड्स जो है बहुत जिन से ही पता है। तो फिर भी जिनको नहीं पता है तो वो आज जान जाएंगे सब कुछ। तो इसमें फर्स्ट हमारा आ चुका है सैनिटाइजेशन। अब सैनिटाइजेशन क्या होता है तो वो हमारा होता है रोग मुक्त बनाना, रोग मुक्त बनाना। ठीक है, रोग मुक्त बनाना ये कैसे करते हैं हम लोग, तो सैनिटाइज करते हैं या फिर कई डिसइंफेक्शन होने का करने का प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि हॉस्पिटलों में या फिर अपने घरों में भी क्या करते हैं हम लोग, अपने फर्श की साफ़ सफाई करने के लिए फिनाइल का यूज करते हैं, लाइजोल का यूज करते हैं। क्यों, ताकि जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी वायरसेस हो, वे किसी के थ्रू वो ट्रांसमिट ना कर सके, यानी कि कम्युनिकेबल ना कर सके, संक्रमण ना फैल सके।
तो इससे रिलेटेड जो है साफ़ सफाई की जिम्मेवारी जो है वो एक HSI की होती है, यानी कि वातावरण को, उस एरिया को, जिस या फिर जिस सेक्टर में वो जॉब कर रहा हो उसको कैसे रोग मुक्त बना के रखना है, उसकी जिम्मेवारी भी जो है किसकी होती है, एक HSI की होती है। नेक्स्ट जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारा होता है डिजीज़ कंट्रोल, यानी कि रोगों की रोकथाम। यहाँ मैं लिख देता हूँ रोग रोकथाम। ओके, डिजीज कंट्रोल यानी कि रोगों की रोकथाम। कोई भी रोग जब फैलता है, जैसे महामारी रोग खासकर मैं बताता हूँ, महामारी रोग जब फैलने का होता है तो वो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे से, गांव से, शहर से, देश से, पूरा इस टाइप से जो है क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो उसको ज़मीनी स्तर पर ही जो है हम लोगों को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अब उसे कंट्रोल करने के लिए कौन सा क्या प्रॉपर तरीका अपनाएंगे, वो सारे सोचने का काम जो है एक HSI का होता है, और उसको रोकने का भी या फिर उसको अप्लाई करने का काम भी जो है एक HSI यानी कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही होता है। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ सेफ्टी यानी कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, इसको भी मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जन स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी कि रोगों की रोकथाम करेंगे तो खुद ब खुद पब्लिक हेल्थ सेफ्टी भी हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के अंतर्गत ही हम लोगों को अभी क्या बताया जा रहा है कि मास्क पहनो, 2 गज का दूरी अपनाओ, हाथों में जो है हमेशा सैनिटाइजर का उपयोग करो। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस हम लोगों को अंदर से या फिर जो भी किसी भी थ्रू से क्या किया जाता है, फैलाया जा रहा है, अवेयरनेस बताया जा रहा है, यानी पब्लिक हेल्थ सेफ्टी में। अगला पॉइंट है हम लोगों का क्या, क्वारंटाइन और आइसोलेशन मैनेजमेंट। इसे समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वारंटाइन और आइसोलेशन मैनेजमेंट यानी कि एक होता है अलग और दूसरा होता है एकांत। अलग और एकांत मैनेजमेंट का तो खैर प्रबंधन होता ही है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वारंटाइन और आइसोलेशन क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम कोविड के सिचुएशन जब भी आए हैं लॉकडाउन में 2020 से, तब जो है क्वारंटाइन और आइसोलेशन का नाम सुना होगा, लेकिन जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है वो जब भी पढ़ा होगा तो इसके बारे में उसे अच्छी तरीके से जानकारियाँ होंगी। अब क्वारंटाइन और आइसोलेशन पे आते हैं। क्वारंटाइन का मीन्स हो जाता है अलग करना और आइसोलेशन का मीन्स होता है एकांत करना। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। कहीं पे मान लिया जाए 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, कहीं पे जो है कितने व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, 100 लोग हैं। अब इन 100 लोगों में से जो है क्या हो गए हैं, 40 लोग यानी 40% यानी 40 लोग बीमार हो गए हैं। फर्स्ट जो 100 लोग थे वे क्या थे, स्वस्थ थे, ठीक है। अब ये 100 में से 40 लोग जो हैं क्या हो गए, बीमार हो गए, ठीक है। तो इन 100 लोगों में से जो 40 लोगों को हम लोग अलग करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, क्वारंटीन हो जाएगा, ठीक है। 100 लोग जो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, लेकिन इनमें से जो है 40 लोग क्या हो गए, बीमार हो गए, और उन्हीं बीमारी वाले व्यक्तियों को जो है हम लोगों ने अलग कर दिया। अब स्वास्थ्य व्यक्ति कितने हो गए, 60 हो गए बचे, और ये बीमारी वाले तो 40 हैं ही। तो यही 40 लोगों को जिन्हें हम लोगों ने अलग किया, एक अलग प्लेस में रख दिया, ये हमारा हो गया आपका क्या, क्वारंटीन, ठीक है। ये जो हम लोगों ने इसको अलग किया ये हमारा हो गया क्वारंटीन। हो गया क्लियर। यानी स्वास्थ्य व्यक्तियों में से बीमारी व्यक्तियों को अलग करना ही हम लोगों का क्या हो गया, क्वारंटीन हो गया। अब समझते हैं आइसोलेशन को। अब जो 40 लोग बीमार थे, 40 लोग बीमार थे,
अब इन 40 लोगों में से जो है कुल 4 व्यक्ति, मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ इतने ही व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, लाखों करोड़ों या फिर 1-2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो 40 लोग बीमार थे, उन 40 लोगों में से जो है 4 व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से पीड़ित हो गए, यानी कि वे अत्यधिक बीमार हो गए, ठीक है। 40 बीमार व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति जो है अत्यधिक बीमार हो गए। तो इन 4 व्यक्तियों को जो है क्या करते हैं हम लोग कि सभी को जो है हम एक अलग कमरे में रख देते हैं, यानी कि 40 में से तो उसको अलग किए ही, साथ ही साथ उसको चारों को एक साथ भी नहीं रखते हैं, उनको अलग अलग कमरे में हम लोग रखते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, आइसोलेशन कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, आइसोलेशन होता है। इट्स दैट क्लियर? एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं मैं। स्वस्थ व्यक्तियों में से बीमार व्यक्तियों को अलग करना हमारा क्वारंटीन कहलाता है, और बीमार व्यक्तियों में से जो अत्यधिक बीमार हो जाता है और उसे हम एकांत कर देते हैं, अलग अलग कमरों में रख देते हैं, वो हमारा आइसोलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये आज नहीं कल नहीं हमेशा ये काम देता ही रहेगा, इसीलिए इसको भूलना नहीं है कभी भी। तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन यानी कि अलग करना और एकांत करना, इसकी जिम्मेवारी भी जो है एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही होता है, और उसे ये देखना पड़ता है कि वो जो है किसको क्वारंटाइन करना है, किसको आइसोलेट करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, वो सारी चीज़ों का प्रबंधन जो है एक HSI ही देखता है। नेक्स्ट जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हमारा होता है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जन जागरूक कार्यक्रम, जन जागरूक कार्यक्रम, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि जन जागरूक कार्यक्रम, यानी कि लोगों के बीच हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, कोई कोविड का टीका ले ही नहीं रहा था, सबके सब डर रहा था कि जो है हम लोग अगर लेते हैं टीका तो हम लोगों के लिए बहुत ही ये हानिकारक होगा, लिंग संबंधित बहुत सारी बीमारियां होंगी, ऐसे ही बहुत सारे जो हैं अफवाहें फैली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ हम लोगों ने कई बार देखा है कि पोलियो का भी जन जागरूक कार्यक्रम चलते रहता है, प्रचार प्रसार होते रहता है कि इस संडे को दिन इतना बजे से जो है पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जितने भी 5 साल के से कम उम्र के बच्चे हैं सभी को लाएं, पोलियो की खुराक पिलाएं। तो ऐसे ही कोई भी बीमारियां जब फैलती हैं तो उसके वैक्सीनेशन से रिलेटेड या फिर उससे बीमारियों से बचने से रिलेटेड या जो भी चीज़ों है जानकारियों से रिलेटेड भी जो भी कार्यक्रम चलाते हैं, जन जागरूक कार्यक्रम चलाते हैं, उसको चलाने की जिम्मेवारी, मैनेजमेंट की जिम्मेवारी भी जो है एक HSI का होता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, बेसिक रूटीन चेकअप भी करते हैं, यानी कि समय समय पर ये गाँव में जाते हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाते हैं, उनका चेकअप करते हैं कि लोग जो हैं दवाइयाँ ले रहे हैं, या मान लीजिए किसी को टीबी है तो उनको डॉट्स की दवाइयाँ दी जाती हैं, डॉट्स के टैबलेट या जो भी होते हैं वैक्सीनेशन, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि आप लोग जो है टाइम पे दवा लिया कीजिए। तो इन सभी चीज़ों का रूटीन चेकअप का भी जो है जिम्मेवारी एक HSI का ही होता है। एक टॉपिक इसमें और है, वो है हमारा क्या, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। ये भी जो है अभी के सिचुएशन में हेल्थ डिपार्टमेंट सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक को हम लोग जो है हिंदी में बोल सकते हैं सीमित, ठीक है। एंडेमिक जो हमारा होता है वो होता है मध्यम,
और पैंडेमिक जो होता है वो होता है विश्व। अब इसको देखिए, समझिए। एपिडेमिक यानी कि सीमित, एंडेमिक मध्यम, और पैंडेमिक यानी कि पूरा विश्व। अब इसको हम लोग समझते हैं कि जब भी कोई बीमारी, खासकर कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं, जो महामारी वाली बीमारियां होती हैं, संक्रमण बीमारियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब फैलना स्टार्ट होता है तो वो बहुत तेज़ी से वायरल होकर के फैलता है। तो एपिडेमिक जिसको हम लोग सीमित बोलते हैं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई बीमारियां होती हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति तक तो होता ही है, साथ ही साथ ये कुछ सीमित पर्टिकुलर प्लेस में ही होता है, यानी कि उसका एक निश्चित एरिया होता है, कुछ सीमित जगहें होती हैं। फॉर एग्जांपल कई बार हम लोगों ने देखा है या सुना है कि जो भी डायरिया बीमारियां होती हैं वो जब फैलती है तो धीरे धीरे करके वो पूरे गांव को चपेट में ले लेता है। तो पूरा गांव जब चपेट में आ जाता है तो यही हमारा क्या कहलाता है, एपिडेमिक कहलाता है। यानी कि जो डायरिया का बीमारी पूरा गांव में फैला, एक घर से दूसरे घर से तीसरे से पूरे गांव में, ये हम लोग का हो गया सीमित एरिया का महामारी, जिसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है एंडेमिक। अब एंडेमिक क्या होता है कि ये मध्यम वर्ग में फैलता है। मध्यम वर्ग में कैसे कि फॉर एग्जांपल ये गांव में फैला, फिर एक गांव से दूसरे गांव में चला गया, दूसरे से तीसरे गांव में चला गया, हमारे डिस्ट्रिक्ट भर में आ गया। तो ऐसे ही पर्टिकुलर क्षेत्र, यानी पूरा एक रीजनल एरिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो एक रीजनल एरिया में फैलता है, वो हमारा क्या होता है, एंडेमिक होता है। ठीक है, समझिएगा आप लोग। जो एपिडेमिक होता है वो सीमित क्षेत्र, गांव घर तक ही रहता है। जो एंडेमिक होता है वो एक रीजनल एरिया में होता है। एक रीजनल एरिया हो सकता है या दो रीजनल एरिया हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। अब समझते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है कि जो एंडेमिक रहता है उससे बढ़कर तो एंडेमिक होता है, यानी एपिडेमिक से बढ़कर एंडेमिक होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो एपिडेमिक बना, एपिडेमिक प्लस एपिडेमिक, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एंडेमिक। अब एंडेमिक जुड़कर, यानी कई रीजनल एरियाज जुड़ करके जो है ये पूरा कंट्री में कम्युनिकेबल डिजीज फैल जाता है। पूरा का पूरा देश में जो है महामारी फैल जाता है। और देश में तो फैलता ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है, धीरे धीरे दूसरे देशों को भी जो है आपस में कनेक्ट कर लेता है, उससे वो पूर्ण रूप से उसमें समा जाता है। तो ऐसी स्थितियां जब आती हैं, जब कोई महामारी जब आता है कि एक देश से दूसरे देश तक भी फैल जाए, तो वो हमारा पूरा विश्व का कहलाता है, यानी जिसको हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक एक सीमित गांव घर होता है, एंडेमिक एक रीजनल एरियाज होता है, और पैंडेमिक पूरा का पूरा विश्व, यानी कई कंट्रीज जिसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब इससे ही अगर ये आप लोगों का क्लियर हो गया तो आप लोग जाहिर सी बात है ये बता सकते हो कि जो कोविड है वो हमारा क्या होगा, एंडेमिक होगा, एपिडेमिक होगा या फिर पैंडेमिक होगा। तो जाहिर सी बात है कोविड तो सिर्फ इंडिया में फैला नहीं है, ये चाइना से, इसका ओरिजिन जो चाइना से हुआ, लेकिन फैला ये पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका गया, जहाँ बाकी एरियाज़ गया, इंडिया में भी आ गया। तो ये संपूर्ण रूप से क्या हुआ, पूरा विश्व में फैल गया, यानी कई देश जो है इसमें आ गए, इसकी चपेट में आ गए। तो कोविड-19 हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, पैंडेमिक है। ठीक है, अगर इसी में हम डायरिया की बात करें तो वो क्या है, वो एपिडेमिक है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव घर तक फैलता है, दूसरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, तो वो एपिडेमिक कहलाएगा हमारा। देन एंडेमिक जो होता है वो एक रीजनल एरियाज में होता है, जैसे गोड्डा में फैला, साहिबगंज में फैला, फिर आपका चला गया पूरा संथाल परगना में फैल गया, तो ये हमारा एंडेमिक हो जाएगा। लेकिन पूरा एक देश में फैल गया, फिर एक देश से दूसरे देश में फैल गया, तो ऐसी महामारी जो विकराल रूप धारण कर लेती हैं वो हमारा पैंडेमिक होता है।
तो ये चीज़ भी जो है हम लोगों के HSI के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमेशा इसको माइंड पे सेट करके रखिएगा कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या डिफरेंसेस है। साथ ही साथ ये जो और क्या बताया था मैंने, एपिडेमिक, हाँ, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, इसका भी जो है माइंड पे हमेशा आप लोगों को सेट करके रखना है कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंसेस है। इस पॉइंट तक हम लोगों ने देख लिया। लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, डेटा कलेक्शन एंड नोटिफिकेशन। अब डेटा कलेक्शन और नोटिफिकेशन क्या होता है, किसी भी, अभी देखिए अभी क्या होता है, कोविड का सिचुएशन अगर फैला हुआ है तो हम लोग को पता कहाँ से चल रहा है कि इस झारखंड में जो है इतने लाख मरीज आ गए हैं, 2 लाख मरीज हो गए हैं कोविड के। ऑल इंडिया में जो है आपका 10 लाख मरीज हो गए हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड में जो है अमेरिका का क्या रिकॉर्ड है, चाइना का कोविड का क्या रिकॉर्ड है, ये चीज़ें जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है। तो ये चीज़ों की जानकारी जो है हम लोग को डेटा कलेक्शन से मिलती है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सूचनाएं संग्रहित करते हैं। अब सूचनाएं जब संग्रहित किया जाता है तो वो कोई जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा अफसर होता है, वो तो आके गांव घर में सर्च नहीं करता है, गांव घर में वो जानकारियां नहीं लेता है। जाहिर सी बात है कि उस एरिया के जो रूरल एरिया हो, चाहे वो टाउनशिप का एरिया हो, उस एरिया के जो व्यक्ति होंगे वही क्या करता है, डाटा कलेक्शन करता है। तो इस डाटा कलेक्शन करवाने का काम और साथ ही साथ जो सूचनाएं संग्रहित करने का काम होता है या फिर आगे सूचनाएं बढ़ाने का काम जो होता है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक HSI की होती है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने जो है जान लिया। फर्स्ट हम लोगों ने जाना हाइजीन ट्रीटमेंट यानी स्वच्छता उपचार से रिलेटेड। सेकेंड जो था सैनिटाइजेशन यानी रोग मुक्त बनाना। नेक्स्ट जो था वो डिजीज़ कंट्रोल यानी कि रोगों की रोकथाम करना। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम, बेसिन रूटीन चेकअप, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक एंड डेटा कलेक्शन एंड नोटिफिकेशन। इसके अलावा और कई रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो बेसिक जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ बता दिया है। देन हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर ली, इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर ली। अगले नेक्स्ट में जो है इसके कुछ सेक्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जॉब सेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से जॉब सेक्टर हो सकते हैं एक HSI के लिए। प्राइवेट सेक्टर में क्या कहाँ पे हो सकता है या गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पे हो सकता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग जुड़े रहिए।